हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग अपने चरक चिकित्सा सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है गुल्म चिकित्सा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चरक ने निदान स्थान में क्या कहा था। तो गुल्म में सबसे पहले उन्होंने बोला है कि निदान परिवर्जन करो। सेकेंड क्या है कि अगर सन्निपातज गुल्म है तो वो असाध्य है और असाध्य मानकर उसकी चिकित्सा मत करो। ठीक है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा चिकित्सा करने से, टाइम वेस्ट ही होगा तुम्हारा और पेशेंट का। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोला है, अगर एक दोषज गुल्म है तो दोष के अनुसार वहां पे चिकित्सा करो, जो भी दोष प्रधान है उसकी चिकित्सा पहले करो। चौथा क्या बोला है, संश्लिष्ट दोष है यानी कि संसर्ग है, अगर वात पित्त है, वात कफ है, ऐसे अगर दोष प्रेजेंट है तो वहां पे हमें क्या करना है, साधारण शमन करना है। मतलब जो दोनों दोषों का शमन करे ऐसी चिकित्सा हमें करनी है। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये बोला था उन्होंने कि गुरु उपद्रव की चिकित्सा पहले करो, क्योंकि अगर गुरु उपद्रव जो है वो शांत हो जाते हैं तो जो लघु उपद्रव हैं वो अपने आप चिकित्सा करने के बाद शांत हो जाएंगे। ठीक है, अगर जब पेशेंट आए और तुम्हें कुछ समझ नहीं रहा है, शीघ्र चिकित्सा के विचार से अगर तुम दोष का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो हमें क्या करना है, इमरजेंसी कंडीशन में वात दोष की चिकित्सा पहले करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात वहां पे चरक ने निदान स्थान में बताई हुई है। तो वात की चिकित्सा करेंगे कैसे, तो वहां पे स्नेह युक्त मृदु विरेचन करना है, बस्ती देना है, अम्ल लवण मधुर रसों का सेवन कराना है और ऐसे युक्ति पूर्वक वहां पे चिकित्सा करनी है वात की सबसे पहले। ठीक है, और जाठरा अग्नि की वहां पे रक्षा करनी है। तो ये थोड़ा सा रिकैप था जो कि चरक ने निदान स्थान में बताया है। अभी इस यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में गुल्म चैप्टर में विशिष्ट चिकित्सा सिद्धांत बताया है, जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, वात रक्षा सिद्धांत। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि उचित चिकित्सा के द्वारा प्रायः कफ और वात के नष्ट हो जाने पर भी अगर गुल्म नष्ट नहीं हुआ है, मतलब कफ और वात का शमन हो गया है लेकिन गुल्म का शमन नहीं हुआ है, तो चिकित्सा करते हुए पित्त और रक्त की अगर वृद्धि हो गई है तो दोष की प्रधानता हो उसी का अनुसार वहां पे चिकित्सा करनी है। मतलब अगर तुम वहां पे वात कफज गुल्म है उसकी चिकित्सा कर रहे हो, वात कफ का शमन हो गया लेकिन गुल्म ठीक नहीं हुआ है, तो और वहां पे क्या हो गया है, पित्त और रक्त की वृद्धि हो गई है, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि दोष की प्रधानता के अनुसार वहां पे पित्त की वृद्धि है तो वहां पे पित्त की चिकित्सा करो। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या बोला है कि गुल्म चिकित्सा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में वायु की हमें रक्षा करनी है। तो हर स्थिति में हमें वायु की रक्षा करनी है। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि जो गुल्म है वो वात प्रधान व्याधि है, तो वात हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए वात बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए वात की वहां पे रक्षा करने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला है कि अगर वात कुपित हो जाएगा तब गुल्म का ठीक होना कठिन हो जाएगा, मतलब गुल्म ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, और इसीलिए हमें हर एक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में वायु की रक्षा करनी ही है। ठीक है, अब हम लोग दोषों के अनुसार जो है वो विशिष्ट चिकित्सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वातज गुल्म की चिकित्सा। उसके लिए सूत्र क्या आया है कि स्नेह स्वेद सर्पी बस्ती चूर्णानी ब्रूहणम गुटिका वमनम विरेको मोक्षः सतजस्य च वात गुल्म वताम। क्या करना है, देखो, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, घृतपान कराना है, चूर्ण का सेवन कराना है, फिर ब्रूहन कराना है, गुटिका का सेवन कराना है, वमन विरेचन करना है, रक्त मोक्षण कराना है। तो ये सब जो है वो हमें वातज गुल्म की चिकित्सा का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया है चरक ने। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। तो संशोधन करना है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, स्नेहन। तो रुक्ष आहार विहार और बहुत ज्यादा व्यायाम के कारण यानी कि वात के प्रकोपक हेतुओं का सेवन किया गया, जिसके कारण वहां पे वात जन्य गुल्म उत्पन्न हुआ, जिसमें अगर तुम लक्षण देखोगे तो तीव्र वेदना होगा, मल का अपान वायु वहां पे विबंध हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे गुल्म में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्नेहन के द्वारा ही चिकित्सा करना है। ठीक है, और विशेषकर जब गुल्म नाभि के ऊपर हो तब हम लोग को स्नेहपान कराना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्वेदन कब करना है, स्वेदन से लाभ क्या होगा, देखो, स्वेदन करने से वहां पे स्रोतस मृदु हो जाएंगे और कुपित हुआ जो वायु है वो नष्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या मिलता है, विबंध अथवा पित्त और कफ के द्वारा वायु का जो अवरोध है वो खत्म हो जाएगा और मार्ग वहां पे खुल जाएगा। तो ये स्वेदन करने से हमें लाभ बताया यहाँ पे। उसके बाद वमन करना है। वमन कब करना है, जब कफ का अधिक्य हो, वातज गुल्म में जब कफ का अधिक्य हो और अरुचि हुरलास ऐसे हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब हम लोग उस स्थिति में वमन करेंगे। विरेचन कब करना है, जब पित्त का अधिक्य हो। तो जब वातज गुल्म में ही अगर पित्त का अधिक है, संताप आदि, ज्वर आदि, तृष्णा ऐसे लक्षण हम वहां पे दिख रहे हैं, तब हमें वहां पे विरेचन करना है और वहां पे अनुलोमक स्नेह के द्वारा विरेचन करना है। ठीक है, पांचवा है हमारे पास बस्ती क्रिया। तो बस्ती कब देना है, तो जब गुल्म पक्वा से आश्रित हो तब हमें बस्ती देना है। वर्ती कब वहां पे डालनी है, तो वातिक गुल्म में तीव्र अगर विबंध है तब हम लोग वर्ती का प्रयोग करेंगे। और वहां पे उन्होंने बोला है कि पुनः पुनः चिकित्सा सिद्धांत, यानी कि बार बार वहां पे चिकित्सा, ये सभी चिकित्सा बार बार वहां पे करनी है वातज गुल्म में।
और बार बार चिकित्सा करने पे वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि कफ और पित्त की रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कफ और पित्त एकदम उसका क्षय हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही उसको बचाते हुए, कफ और पित्त को बचाते हुए, रक्षा करते हुए स्नेहपान कराना है, निरूह अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। फिर उन्होंने बोला है रक्त मोक्षण का प्रयोग। रक्त मोक्षण का प्रयोग कब करना है? तो अगर ये सभी जो चिकित्सा हमने किया ये निष्फल हो गया, कोई भी वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब अंतिम उपाय के रूप में वहां पे हम लोग रक्त मोक्षण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझा? ये जो है वो हमने वातज गुल्म का संशोधन चिकित्सा देखा। अब हम लोग देखेंगे संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में हम लोग क्या देते हैं? वहां पे दवाइयां देते हैं। तो सबसे पहले है घृत। कौन कौन सा घृत देंगे? तो तृषण आदि घृत, हिंगू सवर्चल आदि घृत, हपुष्य आदि घृत और पिपली आदि घृत। चूर्ण में क्या देना है? सेकंड हमारे पास चूर्ण है, तो हिंगू आदि चूर्ण, शट्य आदि चूर्ण, नागर आदि चूर्ण का भी वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जो सौंठ है वो आधा पल और छिलका रहित काला तिल 2 पल और उसमें गुड़ मिलाना है 1 पल, और एकत्र पीसकर रोगी को गर्म दूध के साथ वहां पे पीने के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद क्षीर में वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन क्षीर का प्रयोग करना है। और तेल में हमारे पास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एरंड तेल का वहां पे पान के लिए देना है, पीने के लिए देना है, और तेल पंचक का वहां पे प्रयोग करना है। तेल पंचक के घटक द्रव्य याद करने लायक हैं, याद कर सकते हैं, 5 ही हैं। क्या है? एरंड, प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी और यवछार। ये 5 है, ये इजिली याद हो जाएंगे, तो याद कर लेना। शिलाजीत का भी प्रयोग करना है। यहाँ पे शिलाजीत का प्रयोग करना है किसके साथ? यवछार, लघु पंचमूल क्षार के साथ शिलाजीत को मिला के देना है, ठीक है। तो ये हमने संशमन चिकित्सा देखी वातज गुल्म की। क्या क्या देना है? घृत देना है, चूर्ण देना है, क्षीर देना है, तेल देना है और शिलाजीत का प्रयोग करना है। आहार में क्या देना है? तो मांस रस में मुर्गा, मोर, तितिर, बटेर का, इन सभी पंक्षियों का मांस रस वहां पे पथ्य माना गया है। शालीधानी का चावल, मदिरा, घृत, इन ये भी पथ्य है। और उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का सेवन कराना है, स्निग्ध आहार का सेवन कराना है, हितकर माना गया है। और पीने के लिए वहां पे मंड और वारुणी का वहां पे दे सकते हैं पीने के लिए, और धनिया से पकाया हुआ जल हम लोग दे सकते हैं। तो इजी है यहाँ पे। आहार कल्पना ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। वात के लिए लिखो, कफ के लिए कफ कफ के जैसा होता है, पित्त के लिए पित्त के जैसा होता है, शीतल सब कुछ, ठीक है। तो ये इजी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म का सूत्र यहाँ पे है। सूत्र अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, हम लोग डायरेक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है? जो पित्तज गुल्म है तो उसमें क्या करना है? तिक्त द्रव्यों में पकाया हुआ घी का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, विरेचन देना है, निरूह बस्ती देनी है, रक्त मोक्षण करना है, वहां पे आश्वासन चिकित्सा देनी है, संशमन योग का प्रयोग करना है, उपनाह लगाना है जो कि वात में नहीं आया था। फिर पक्व गुल्म में वहां पे शस्त्र कर्म भी करना है। अभ्यंतर गुल्म अगर है और पक्के फूट गया है तो वहां पे उसको बाहर बाहर निकालना है, वहां पे ड्रेन करना है। तो वहां पे शोधन संशमन क्रिया करनी चाहिए। कहाँ पे? अभ्यंतर गुल्म में, ठीक है। तो ये कंडीशनल चिकित्सा है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो संशोधन। संशोधन में क्या करना है? अगेन स्निग्ध और उष्ण वस्तु के द्वारा अगर गुल्म उत्पन्न हुआ है तो वहां पे उसको संशन करा दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, संशन करा दो। अगर विरेचन कब देना है? संशन और विरेचन दोनों अलग अलग है, सारंगधर ने दोनों का अलग अलग डेफिनेशन बताया है। तो अगर स्निग्ध और उष्ण वस्तु से उत्पन्न हुआ है तो संशन करा दो, अगर रूक्ष और उष्ण वस्तु से उत्पन्न हुआ है तो हम लोग विरेचन देंगे, ठीक है। सामान्यतः पैतिक गुल्म में विरेचन नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर रोगी का बल अच्छा है, अग्नि बल अच्छा है, तो हम लोग विरेचन करा सकते हैं, ठीक है। क्षीर बस्ती कब देना है? तो क्षीर बस्ती कब देना है इसके लिए भी कंडीशन है, जब पित्तज गुल्म पक्वाशय आश्रित हो तब हम लोग उसमें क्षीर बस्ती का प्रयोग करेंगे। वहां पे हम बस्ती दे रहे थे वातज गुल्म में भी, कब? जब वो पक्वाशय आश्रित था, ठीक है। रक्त मोक्षण कब करना है? तो रक्त मोक्षण गुल्म में रक्त मोक्षण करने से गुल्म का मूल नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आचार्य ने कि जो जैसे देखो रक्त से ही वहां पे रक्त में विदाह, गुल्म में विदाह हो रहा है यानी कि पाक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? रक्त की दुष्टि के कारण हो रहा है। तो जब हम लोग रक्त को ही निकाल देंगे, जो मूल है, रूट है, तो गुल्म भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे उन्होंने सिद्धांत बताया। देखो गुल्म में विदाह पाक नहीं हो पाता है, जब हम लोग रक्त को निकाल देते हैं तो गुल्म नष्ट अपने आप हो जाता है, ठीक है। गुल्म में जो रक्त होता है वो अम्लता यानी कि विदग्धता को प्राप्त हुआ रहता है, और रक्त मोक्षण से हम लोग वही रक्त निकाल देते हैं। तो रक्त नहीं रहेगा तो गुल्म भी नहीं रहेगा। शस्त्र कर्म कब करना है? तो जब रक्त और पित्त बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं और समुचित चिकित्सा नहीं होने पर गुल्म विदाह युक्त हो जाता है, बहुत ज्यादा विदाह युक्त हो जाता है, तब इस अवस्था में हम लोग शस्त्र कर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आचार्य ने कहा है कि जो अभ्यंतर गुल्म है वो किसका? धन्वंतरी जो समुदाय है यानी कि जो शल्य डिपार्टमेंट है उसका ये अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने इतना ही बोला है। और क्या बोला है कि अगर अभ्यंतर स्थित पक्व गुल्म का पूय
जब ऊपरी या फिर अधो मार्ग से निकल रहा है तब उस पोए को निकलते रहने देना चाहिए। लेकिन साथ में हमें हितकर अन्नपान का वहां पे व्यवस्था करना है, क्योंकि उपद्रव से बचाना है। जो पस बना हुआ है उसको तो निकलने दो, लेकिन साथ में वहां पे अन्नपान उसको अच्छा हितकर दो, क्योंकि वहां पे उपद्रव जनरेट ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन कुछ ना आ जाए, तो उसका रक्षा करना है। ऐसा कब तक करना है? तो 10 और 12 दिन तक वहां पे उपेक्षा करनी है, अर्थात पुई को 10-12 दिन वहां पे निकलने देना है। ठीक है। और फिर क्या बोला है कि 10-12 दिन जब पुई निकल जाता है तब हमें संशोधन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान कराना है रोगी को। ठीक है। और फिर थर्ड, जब संशोधन हो जाए तो वहां पे तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत में मधु मिला करके वहां पे हमें व्रण की शुद्धि की चिकित्सा करनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं, संशोधन हमने कर लिया पित्तज गुल में, अब हम लोग करेंगे संशमन चिकित्सा। तो घृत में यहाँ पे हमारे पास त्रायमान घृत है और वासा घृत है, और भी घृत दिए हैं, आमल की आदि घृत है, तो वो सब याद कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो। फिर सेकंड, लंघन करना है। लंघन कब करना है? तो जब आम दोष से अनुबंध होगा पित्तज गुल में, तब वहां पे लंघन करना है। अभ्यंग करना है। अभ्यंग कैसे करेंगे? तो घृत से करेंगे, या फिर चंदन आदि जो शीतल तेल होते हैं, मुलेठी का क्वाथ ले लो, कल्क ले लो, उसमें पकाए हुए घृत से हम लोग अभ्यंग कर सकते हैं। उसके बाद भोज्य द्रव्य का सेवन कराना है, तो शाली चावल ले लो, जांगल पशु पक्षी का मांस ले लो, गाय और बकरी का दूध, घृत, फल में खजूर, आंवला, मुनक्का आदि का हम लोग सेवन करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। ये सब हितकर बताया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा वातज और पित्तज गुल्म की चिकित्सा। थर्ड आता है हमारे पास कफज गुल्म की चिकित्सा। ठीक है, थर्ड, जो कि छोटा है। तो ये हमारे पास चिकित्सा सूत्र है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो क्या बोला है आचार्य ने? स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, भेदन करना है। देखो, स्नेहन स्वेदन तो स्टार्टिंग का स्टेप है, तीनों में करना है। भेदन जो है वो अलग से आया हुआ है, जो कि कफज गुल्म में करना है, वातज और पित्तज में नहीं आया था। लंघन करना है, वमन विरेचन करना है, सर्पी पान कराना है, बस्ती देना है, गुटिका, चूर्ण, अरिष्ट, छार और अग्निकर्म। ये तीन चीजें जो है वो कफज गुल में एक्स्ट्रा आई हुई हैं। क्या है? अरिष्ट, छार और अग्निकर्म। बाकी लाभ नहीं होने पे अंत में हम लोग रक्त मोक्षण दे सकते हैं और अग्निकर्म कराना चाहिए। ठीक है। तो चलो डिटेल में एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले है लंघन। तो अगर शीतल गुरु स्निग्ध आहार से गुल्म उत्पन्न हुआ है और वहां पे मंद अग्नि है तो हमें करना है लंघन। ठीक है। फिर वमन करना है। वमन करना है, देखो कफज गुल में तो वमन जो है वो प्रायोरिटी है, मोस्टली हम लोग क्या करेंगे? वमन करेंगे। लेकिन जब वमन अयोग्य है, कोई कोई रोगी वमन नहीं लेना चाहता है या फिर वो उसके लिए वमन के लिए वो अयोग्य है, तब हम लोग उसमें कराएंगे लंघन। ठीक है। उसके बाद है बस्ती और विरेचन कर्म। देखो यहाँ पे बस्ती और विरेचन कर्म करना है, लेकिन इसके पूर्व कर्म रूप में हमें क्या करना है कि वमन और लंघन कराने के बाद वहां पे उष्ण द्रव्यों का प्रयोग आहार विहार के रूप में लाना है। ठीक है। और वहां पे स्वेदन करना है। तो बेसिकली स्नेहन स्वेदन करना है, रोगी का बल बढ़ाना है पहले, तब उसको हम लोग क्या करेंगे? बस्ती और विरेचन करेंगे। फिर करना है छार का प्रयोग। छार प्रयोग में देखो, छार और अग्नि प्रयोग कफज गुल में अगर कब करना है? जब गुल्म कृत मूल हो, मतलब बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो, महावास्तु, कठिन, स्तिमित और भारी हो। ये अगर लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं कफज गुल में, तब हम लोग जाएंगे छार और अग्नि के प्रयोग पे। ठीक है। तो उस गुल में हम लोग छार और अरिष्ट का पान कराएंगे और अग्नि कर्म के द्वारा जीतेंगे। क्षार जो है वो कफज गुल में कैसे काम करता है? तो ये मधुर और स्निग्ध कफ को क्षरण स्वभाव होने के कारण जो आशय है उसको काट काट कर निकालता है, काट काट कर नीचे से मार्ग से बाहर निकालता है। ऐसे जो है वो क्षार काम करता है। अग्निकर्म कैसे काम करता है? तो अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुण से कफ और वायु को शांत करता है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो वहां पे उन्होंने बोला है आचार्य ने कि जो अरिष्ट है, अरिष्ट क्या करता है? वो मार्ग का शोधन करता है, मार्ग का शोधन करता है। फिर जो क्षार है, क्षार क्या करता है? वो क्षरण करता है, क्षरण कर्म करता है, गुल्म को काट काट के बाहर निकालता है। और जो अग्नि कर्म है वो क्या करता है? कफ और वायु को शमन करता है, शांत करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज गुल में शल्य चिकित्सा कैसे करनी है। तो सबसे पहले वहां पे स्नेहन स्वेदन करना है और वमन करा लेना है। फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगा? एक घड़ा लेना है, उसमें जलता हुआ बलवज और कुश डाल देना है। फिर तीसरा स्टेप क्या रहेगा? घड़े के मुख को गुल्म के ऊपर लगाना है। ठीक है। चौथे में क्या होगा? जब गुल्म घड़ा में आ जाता है तो घड़े को ऊपर से हटा देना है। इसके बाद गुल्म को मूल भाग से वस्त्र से कस के बांध देना है। उसके बाद क्या करना है? गुल्म का भेदन कर देना है। फिर गुल्म का पीड़न करके जो बचे हुए दोष हैं उसको बाहर निकाल देना है। तो हमने क्या किया? एक घड़ा लिया, उसमें बलवज और कुश डाल दिया जला करके, फिर उसको क्या कर दिया? गुल्म के ऊपर रखा जहां पे भी वो लोकेशन में प्रेजेंट है। फिर वो जब घड़े के अंदर आ जाता है नेगेटिव प्रेशर से, तो उसको हटा देना है। फिर उस गुल्म को क्या करना है? मूल भाग से वस्त्र से बांध करके भेदन कर देना है। और फिर लास्ट में जो बचा हुआ दोष है उसको पीड़न करके निकाल देना है। ठीक है। शमन चिकित्सा क्या करेंगे कफज गुल्म में? तो घृत में हमारे पास आया हुआ है दशमूल घृत है, भल्लातकाद्य घृत है,
है, क्षीर सटपल घृत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिश्रक स्नेह आया हुआ है, ठीक है। अवलेह में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट दंती हरितकी आया हुआ है। दंती हरितकी में 25 हरितकी का यूज करते हैं, 25 हरितकी का यूज करते हैं। और खाते कैसे हैं, तो एक पल वहां पे क्या करना है, अवलेह खाना है, एक हरितकी खाना है, हरितकी खाना है, और उसके बाद क्या करना है, ये एक प्रस्थ दोषों को बाहर निकाल देगा, ऐसा चरक ने लिखा है। पथ्य में पुराना चावल खाना है, जांगल पशु पक्षी का मांस खाना है, कुल्थी, मूंग का यूज, पीपल, सौठ, खट्टे अनार का रस, मट्ठा, तेल, घी, इनसे बने व्यंजन रोगी को खाने के लिए बोल सकते हैं, ये सब हितकर है। पेया में क्या दे सकते हैं हम लोग, तो लघु पंचमूल से सडंग परिभाषा के अनुसार पकाया हुआ जल दे सकते हैं। फिर वहां पे पुरानी, वारुणी और माधविकी यानी कि महुआ से बने मदिरा को रोगी को पीने के लिए दे सकते हैं। सन्निपातज गुल्म की चिकित्सा, तो तीनों दोषों की चिकित्सा मिला करके सन्निपातज गुल्म में करनी है। लास्ट है हमारे पास रक्तज गुल्म, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए आता है रक्तज गुल्म की चिकित्सा के बारे में। तो सबसे पहले करना है संशोधन। संशोधन में गर्भकाल अर्थात 10 मास बीत जाने पर ही करना है, उसके पहले रक्तज गुल्म की चिकित्सा नहीं करनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो वेट करना है 10 मास बीत जाने का। दूसरा क्या करना है, विरेचन करना है, स्नेहन स्वेदन करा करके स्नेह विरेचन देना है। उसके बाद बस्ती का प्रयोग करना है, दूध, गोमूत्र, यवछार से उत्पन्न हुई उत्तर बस्ती वहां पे देनी है। फिर पिच्चू और वर्ती का वहां पे प्रयोग करना है योनि विशोधनार्थ, यानी कि योनि विशोधन के लिए। उसके लिए क्या करना है, पिच्चू बनाना है। कैसे बनाओगे, यवछार को तिल कल्क में मिला करके पिच्चू बनाओगे और उसको योनि पे रखोगे। या फिर क्या करोगे, संशोधन यानी कि वमन विरेचक कारक जो द्रव्य होते हैं उसके स्वरस या फिर क्वाथ को मधु में मिलाकर एक कपड़े में भिगोकर योनि में रखोगे, तो ऐसे हम क्या होगा, योनि का विशोधन होगा। फिर छार का प्रयोग करना है, जिसमें पलाश छार पीने के लिए देना है। शस्त्र का प्रयोग करना है, अंतिम क्रिया के रूप में गुल्म का भेदन करने के लिए शस्त्र क्रिया करनी चाहिए। अगर शस्त्र कर्म करते हुए रक्त का स्राव बहुत ज्यादा होने लगे तो वहां पे हम लोग जांगल पशु पक्षी के मांस रस के साथ भात खिलाएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए ना, शॉक में नहीं जाना चाहिए पेशेंट। रोगी के शरीर पर घृत और तेल का मालिश करना है। पीने के लिए वहां पे नई मदिरा देनी है जो कि अभी अभी बनी है। आहार में क्या हितकर है, तो रक्तज गुल्म से पीड़ित जो स्त्री रहती है उसको लहसुन, तीक्ष्ण मदिरा और मछली का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। ये हमारे पास जो हमने कल्प्स पढ़े हैं उसका यहाँ पे कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे वातज गुल में हमने कुछ घृत्य पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, तृष्ण आदि घृत्य है, हिंगू सवर्चल आदि घृत्य है, हपुष आदि घृत्य है, पिपली आदि घृत्य है और नील्यादि घृत्य है, ठीक है। फिर चूर्ण पढ़ा हमने, हिंगू आदि चूर्ण है, गुटिका सट्यादि चूर्ण गुटिया है, नागर आदि चूर्ण है। फिर इंपॉर्टेंट में हमने क्षीर पढ़ा, लहसुन क्षीर, तेल पंचक हमने पढ़ा। फिर शिलाजीत का प्रयोग हमने पढ़ा लघु पंचमूल के क्वाथ के साथ और यवछार के साथ। फिर पित्तज गुल में हमने देखा घृत देखा था, रोहण्य आदि घृत, वासा घृत, द्राक्षा घृत, आमल के आदि घृत और त्रायमान्य आदि घृत। फिर कफज गुल में हमने शल्यकर्म में भेदन देखा था, दशमूल घृत, दशमूलिक घृत का प्रयोग वहां पे देखा था, भल्लातक आद्य घृत का प्रयोग, मिश्रक स्नेह, क्षीर सटपल घृत और दंती हरितकी का प्रयोग देखा था। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।